हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल एडू एक्सपर्ट्स। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अनिल, प्रिंसिपल न्यू होराइजन पब्लिक स्कूल। आज आपके सामने लेके आया हूं एपिसोड 2, सवाल जवाब। एंड टुडेज टॉपिक इज एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रेनिंग। फॉर दिस वी हैव अ वेरी वंडरफुल गेस्ट विद अस। ही इज एन एक्सपर्ट इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रेनिंग। ही इज फ्रॉम सूरत। प्लीज वेलकम मिस्टर पुष्कुल श्रेष्ठ। He is an educationist since last 25 years, and he has given training to more than 5,000 teachers and 500 principals. So sir, welcome to our show. Thank you. Sir, before starting the session sawal jawab, please explore yourself, means please tell us more about your journey in education field. Yes sir, over to you. अनिल जी, एजुकेशन जर्नी मेरा एज अ लर्नर स्टार्ट हुआ। Yes sir. और आज भी एज अ लर्नर है, जो कभी एंड नहीं होना चाहिए किसी भी एजुकेशनिस्ट के लिए। इन बिटवीन एज अ टीचर, आज भी मैं अपने आप को टीचर बोलता हूँ। मैंने टीचिंग जॉब किया, मैं एडमिनिस्ट्रेशन में आया, प्रिंसिपलशिप भी मैंने किया और आज मैनेजमेंट भी है मेरा। तो एजुकेशन के तीनों फेज देखे हैं और तीनों फेज इंपॉर्टेंट हैं एक क्वालिटी एजुकेशन के लिए, जिसमें सबसे पहले बेस होता है टीचर। और टीचर को हर समय फॉर एवर लर्नर बने रहना पड़ेगा। जब तक वो लर्नर है तब तक वो ग्रोथ करेगा और वो कुछ अच्छा सोसाइटी को दे पाएगा। जिस दिन उसको ये लगा कि नहीं वो 100% है, जो कि कोई भी नहीं, आज हम भी 100% नहीं, जिस दिन उसको लगा 100% है वो, उस दिन लर्निंग खत्म, उस दिन एजुकेशन खत्म। तो बस यही चलते हुए पिछले इतने सालों से काम कर रहे हैं और अब ज्यादा फोकस ट्रेनिंग पे है और ट्रेनिंग में जाके लोगों से सीखने को बहुत कुछ मिलता है। ये मेरा प्रोफाइल है। थैंक यू सर। जैसे कि आज हमारा टॉपिक है ट्रेनिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा एडमिनिस्ट्रेशन की। एडमिनिस्ट्रेशन क्या एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है स्कूल में? मैं स्कूल्स की बात करूंगा क्योंकि मैं एजुकेशन फील्ड से हूँ। फॉर टीचर्स, फॉर प्रिंसिपल्स एंड फॉर स्कूल मैनेजमेंट, तीनों के। बिल्कुल। देखिए अनिल जी, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि मैंने तीनों फेज देखे हैं, टीचिंग का भी देखा है, प्रिंसिपल का भी और अब मैनेजमेंट का भी। और जहां तक हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, ये एक इतना इंपॉर्टेंट एरिया है हमारे स्कूल एजुकेशन का, जिसको हम ओवरलुक नहीं कर सकते। अगर किसी टीचर को ये लगता है कि उसका काम सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक है, तो ऐसा भी नहीं। आज वो टीचर है और वो कल का प्रिंसिपल है। yes. अगर हम प्रिंसिपल की बात करते हैं तो 100% हम जितनी भी ट्रेनिंग्स लेते हैं प्रिंसिपल्स की भी, उनको हम एक ही चीज पे फोकस करते हैं कि आप प्रिंसिपल को हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट बोला जाता है। और हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट का काम सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक नहीं है। A to Z, ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द स्कूल का नॉलेज उसको होना चाहिए, चाहे वो एकेडमिक से हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो आपका एफिलिएशन हो, कुछ भी हो, हर कॉर्नर उसको पता होना चाहिए। जब उसको हर चीज का नॉलेज होगा तो ही उसको हम हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट बोलते हैं। क्योंकि पूरा स्कूल जो रन होता है, प्रिंसिपल एक बैकबोन की तरह काम करता है। तो बैकबोन मजबूत होगी तो स्कूल मजबूत होगा। तीसरा जो आपका है मैनेजमेंट का, नो डाउट मैनेजमेंट को भी एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि ये जो तीनों चीज हैं, टीचर, प्रिंसिपल और मैनेजमेंट, ये तीनों इंडिपेंडेंट बॉडीज होने चाहिए, रादर देन कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करें। अगर ये एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं तो इनको प्रॉब्लम आता है, और इससे सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्कूल में होता है। तो मैनेजमेंट को भी एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा नॉलेज हो। सिर्फ ऐसा नहीं होता कि हाँ हमने इन्वेस्ट किया है और काम हो गया, लेकिन उसको भी पता हो कि कैसे काम किया जाता है, तभी एक बहुत अच्छा स्कूल रन हो सकता है। यस सर, थैंक यू सर। सर अभी इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं बात करूंगा नेक्स्ट डाटा मैनेजमेंट की। ओके, बहुत सारा डाटा स्कूल्स में होता है, टीचर्स को भी बहुत सारा डाटा मेंटेन करना पड़ता है। तो डाटा कलेक्शन इजी है, बट डाटा मैनेजमेंट एंड उसका यूटिलाइजेशन प्रॉपर वे में, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है आज के टाइम पे स्कूल्स के लिए। तो किस तरह से हम एक अच्छे तरीके से डाटा मैनेजमेंट कर सकते हैं सर? देखिए, डाटा मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है जैसा आपने बोला, और डाटा कलेक्शन बहुत सिंपल प्रोसेस होता है। आज जब स्कूल स्टार्ट होता है, बच्चे आते हैं, उनका डेटा कलेक्ट करते हैं, लेकिन उस डेटा को अपडेट करना भी बहुत जरूरी है। जो नॉर्मली आउट ऑफ 10 अगर हम देखें तो 7-8 स्कूल्स उस चीज में लैक करते हैं कि वो डेटा अपडेट नहीं हो पाता। फॉर एन एग्जाम्पल, कि किसी बच्चे ने आपके फर्स्ट में एडमिशन लिया और आज आपके स्कूल को रन होते हुए 7-8 ईयर्स हो गए, तो क्या हमने उसके फोटोग्राफ को अपडेट किया? क्या हमने उसके एड्रेस को अपडेट किया? ये सारी चीजें डेटा के अंदर आती हैं। फिर जो ये डेटा कलेक्ट करते हैं, डेटा को प्रिजर्व करना और डेटा को मैनेज करके रखना बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। आज की डेट में बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग है और बहुत कुछ ऐसे सर्वर बेस्ड सॉफ्टवेयर भी होते हैं जिसको यूज किया जाता है,
तो वो डेटा मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अगेन सिर्फ एक जने के पार्ट पे नहीं होती। अगर हम ये सोच के चलते हैं कि ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर का काम है तो वो भी गलत है। इसमें स्कूल एक ऐसा एरिया है जिसके अंदर हर एक इंसान का उतना ही इक्वल पार्ट है, चाहे वो टीचर है, चाहे वो एडमिन डिपार्टमेंट हो, चाहे वो प्रिंसिपल हो, चाहे वो मैनेजमेंट हो। तो उसकी एक अगर हम चेन प्रॉपरली मेंटेन करते हैं, हम एवरी ईयर वी शुड मेंटेन कि हम अपना डेटा अपडेशन करें और डेटा अपडेशन करके उसका स्टोरेज करें, उसको रखें। और जब हमारा स्पेशली कहाँ प्रॉब्लम आता है, जहां हम 9th 10th 11th 12th के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करते हैं। यस आपने कॉमनली सुना होगा मैक्सिमम स्कूल जब डेटा अपना बच्चों का रजिस्टर करते हैं उसके बाद बहुत सी क्वेरीज निकलती हैं। फिर वो क्वेरीज को सॉल्व करना, किसी का नेम, किसी का सरनेम, डेट ऑफ बर्थ, ये कुछ पर्टिकुलर कॉलम्स होते हैं जिसमें ज्यादा प्रॉब्लम आता है। उससे सीबीएसई में भी इशू आता है, सीबीएसई से भी कंप्लाइंस आता है, स्कूल का भी एक रेपो डाउन होता है। तो ये अगर हम डेटा मैनेजमेंट फ्रॉम द बिगिनिंग इफ वी मेंटेन द डेटा इन अ प्रॉपर वे, तो हमारे को कहीं कोई प्रॉब्लम किसी भी तरह का नहीं आएगा। और उसको यूज स्टोर डेटा को मैनेज करने के लिए बेस्ट है आज के टाइम में। अब आप खुद भी टेक्नो से भी हैं, तो अगर हम किसी अच्छे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं तो वो सबसे अच्छी चीज है। सॉफ्टवेयर में भी ऐसा नहीं हो, आज एक साल हमने एक सॉफ्टवेयर यूज किया, नेक्स्ट ईयर हमने कोई और एक कंटिन्यूएशन में उस चीज को फॉलो करेंगे तो डेटा बहुत अच्छे से मैनेज होगा। और डेटा को अपडेट करना, अगेन मैं वही रिपीट कर रहा हूँ, डेटा को अपडेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी स्कूल की है। यस सर जी गुड सर। सर अब एक क्वेश्चन मेरा ट्रेनिंग पार्ट से होगा कि जैसे कि हम देख ही रहे हैं कि सिनेरियो चेंज हो रहा है डेली टू डेली। सो किस तरह की टीचर्स ट्रेनिंग आज के टाइम पे टीचर्स को लेनी चाहिए ताकि वो मॉडर्न इक्विपमेंट्स के साथ इक्विप होके स्टूडेंट्स के सामने जाए? जी सर। देखिए, आज का सिनेरियो पूरा चेंज हो चुका है। जो आज से काफी साल पहले की अगर हम बात करें, इवन इनफैक्ट अगर मैं याद करूं जब मैं टीचिंग में था तो ट्रेनिंग्स नहीं होते थे, लेकिन आज ट्रेनिंग्स मैंडेटरी हो चुका है और उसको हमें अडॉप्ट भी करना चाहिए, टीचर्स को भी। इसको फोर्सफुली ये नहीं लेना चाहिए कि अरे हमारे प्रिंसिपल ने ट्रेनिंग रखा है, हमें ट्रेनिंग अटेंड करना है, मॉर्निंग से बैठना है, इवनिंग तक बैठना है। मैंने जैसा आपको बोला, सिनेरियो बदल गया है, बच्चों का साइकोलॉजिकल लेवल बदल चुका है, बच्चों को डील करने के मेथड चेंज हो चुके हैं जो हम पुराने मेथड से नहीं कर सकते। तो ये सबसे पहली चीज है, टीचर ट्रेनिंग इज मस्ट, बहुत जरूरी है। और जब टीचर ट्रेनिंग होता है तो वहां टीचर को उस ट्रेनिंग में काफी चीजें ऐसी सीखने को मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई हम ट्रेनिंग देने जाते हैं तो हम टीचर को कुछ एबीसीडी सिखाते हैं, सब कुछ टीचर्स को आता है, उसको ब्रशअप करते हैं और उसको हम थोड़ा सा कुछ नए मेथोडोलॉजीज उसको पकड़ाते हैं कि भाई इस मेथड्स को आप इंप्लीमेंट करोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। सेकंड, जो आपने पूछा कि कौन सी ट्रेनिंग जरूरी है, तो जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है आज का, अगर हम देखते हैं हालात जो चल रहा है, मेरा एक काफी फोकस रहता है, एक पर्टिकुलर मॉड्यूल है जो हमने बनाया और हमने काफी स्कूल्स में उस पर ट्रेनिंग दिया और वो मुझे ऐसा लगता है कि उसकी नेसेसिटी भी है। वो होता है इफेक्टिव करिकुलम। करिकुलम हर टीचर बनाता है, इफेक्टिव करिकुलम, ओके सर। इफेक्टिव एकेडमिक करिकुलम। देखिए, एकेडमिक करिकुलम हर कोई बनाता है, टीचर भी बनाता है, प्रिंसिपल उसको रिव्यू करता है। हमें ये देखना है क्या जो हमने एकेडमिक करिकुलम बनाया है वो एक्चुअल में इफेक्टिव है कि वो किसी एरिया में लैग कर रहा है। अब आप आज के हालात से इसको कंपेयर कर सकते हैं। अभी जो हमारे पूरे वर्ल्ड में ये प्रॉब्लम चल रहा है कोविड-19, इससे सबसे बड़ा इफेक्ट एजुकेशन पे आ रहा है। ऐसे ही अननोन कुछ रीजंस आ सकते हैं, ये हमारे को पता होना चाहिए। तो हमारा जो करिकुलम है, एकेडमिक जो प्लानिंग है, वो इतनी इफेक्टिव होनी चाहिए कि कोई भी इस तरह की बीच में प्रॉब्लम्स भी आते हैं, हर्डल्स भी आते हैं, देन आल्सो वी शुड एबल टू गिव क्वालिटी एजुकेशन। फिर उसमें चाहे आपको सिलेबस रिड्यूस करना है, आज गवर्नमेंट ने भी बोला है कि भाई इतना प्रॉब्लम है तो आप सिलेबस रिड्यूस कीजिए, लेकिन सिलेबस रिड्यूस किस बेस पे करेंगे? ऐसा नहीं होता हमने इंडेक्स उठाया और बुक में से 5 चैप्टर इधर और 5 चैप्टर्स इधर किए और 5 चैप्टर्स हटा दिए, वो प्लानिंग नहीं होता। हमारे को देखना पड़ेगा कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जो बच्चों को आगे यूज में आएंगे। तो ये सारी चीजें हमने बहुत कुछ कवर किया है इसमें इफेक्टिव एकेडमिक प्लानिंग में, और उसका काफी बेनिफिट भी मिलता है। गुड सर, गुड सर। सर एक क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है, वो शायद हो सकता है ट्रेनिंग पार्ट से ना हो, एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट से ना हो। जैसा कि आजकल आप भी देख रहे होंगे सोशल साइट्स पर, फेसबुक पर एक बहस छिड़ी हुई है ट्यूशन फीस को लेकर, स्कूल्स की ट्यूशन फीस। पेरेंट्स विलिंग नहीं है पे करने के लिए। सर जैसे कि हम काफी पुराने सीरियल्स भी देखते हैं, उसमें राजा महाराजा होते थे, आश्रम होते थे और वहां पर गुरु होते थे। तो उन आश्रम्स का अभी प्लेस ले लिया है हमारे स्कूल्स ने, और उन गुरुओं का स्थान जो हमारे आज के मॉडर्न टीचर्स हैं उन्होंने ले लिया है। लेकिन कहीं ना कहीं गुरु की महिमा कम हुई है।
किसी भी काम पे जैसे उनको लगा दिया जाता है, जनगणना में लगा दिया जाता है या अभी खाना बांटने में उनको लगाया हुआ है। इस काम को करने से हमें परहेज नहीं है। लेकिन जब बात गुरु दक्षिणा की आती है तो अभी लोग पीछे हट रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले एक सीरियल को मोस्ट व्यूड सीरियल बनाया है, लेकिन उससे क्या हमने वो शिक्षा ली कि जब एक गुरु किसी से मिलना चाहता है तो उसको कोई रोक नहीं सकता है, चाहे वो वहां का राजा हो। वो अपने सारे काम छोड़कर पहले गुरु को अटेंड करता है, और अगर गुरु ने कोई भी काम किसी भी राजा को बोल दिया है तो वो राजा उसके काम को टाल नहीं सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर आज मैं कंपेयर करूं उस स्थिति से, ये क्वेश्चन ऐसे ही मेरे मन में उठ रहा था, तो आपसे डिस्कस कर लूं। तो सर, क्या चेंजेस आए हैं आज के सिनेरियो में टीचर्स की भूमिका को लेकर, तो प्लीज थोड़ा क्लियर करें। देखिए, चेंजेस आए हैं काफी, और इसके मैं 2 फैक्टर्स मानता हूँ। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कोविड-19 के कारण की चीज है, लेकिन ये मैं फ्रॉम द बिगिनिंग में मानता आया हूँ। 2 फैक्टर हमेशा काम करते हैं। एक, जो आपने बोला कि टीचर्स की गरिमा और टीचर्स का जो एक रिस्पेक्ट लेवल है, कहीं ना कहीं मैं खुद भी अपने आप को टीचर फ्रेटर्निटी में ही मानता हूँ। कहीं ना कहीं हम भी रिस्पॉन्सिबल हैं, हाँ, लेकिन 100% लोग इन्वॉल्व नहीं होते। अगर 50% रिस्पॉन्सिबल हैं तो 50% एफर्ट्स भी लेते हैं, और इवन मोर देन 50% एफर्ट लेते हैं। और आज देखेंगे, अगर आप इतना प्रॉब्लम चल रहा है कंट्री में, तो भी हमने देखा है कि कितने स्कूल्स के टीचर्स हैं जो बिल्कुल घर पे बैठ के वो क्लास ले रहे हैं। मॉर्निंग से उनका शायद टाइम टेबल जो है, शेड्यूल है, वो स्कूल में उनका कम होता था, घर पे रह के क्लास लेना ज्यादा टफ हो गया उनको, क्योंकि उनको घर के भी प्रॉब्लम्स देखने हैं, अपने बच्चों को भी देखना है, अपनी फैमिली को भी देखना है। देन टू वो बहुत अच्छा हार्डवर्क कर रहे हैं और मॉर्निंग से क्लासेस लेते हैं। अब उसका एक्सेप्टेंस मोड पेरेंट्स को कितना है, और पेरेंट्स उसके कारण फी नहीं देना चाहता, जो ये आपने इश्यूज बोले, वो थोड़ा मुझे पर्सनल लेवल पे भी लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम कोरोना वॉरियर्स की बात करते हैं तो टीचर भी एक कोरोना वॉरियर में ही आता है, क्योंकि आज देखिए, जितने भी प्रोफेशन हो, चाहे पुलिस है, चाहे वकील है, या टीचर्स हैं, ये सॉरी आपके डॉक्टर्स हैं, एन नंबर ऑफ प्रोफेशन, ये सब अपना अपना काम करते हैं। लेकिन टीचर जब पढ़ाता है तभी ये सब प्रोफेशन वाले लोग डेवलप होके आते हैं। तो कितनी प्रॉब्लम चल रही है उसके बाद भी, नो डाउट, डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं, पुलिस अपना काम कर रही है, हर कोई कर रहा है। तो वहीं पैरेलली सभी को देखना चाहिए कि टीचर्स भी अपना काम कर रहे हैं, टीचर्स भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है। वो सुबह से लेके 3 बजे तक, 2 बजे तक क्लासेस लेता है। वो डिफरेंट आपके एप्स हैं, चाहे वो जूम हो, गूगल क्लासरूम हो, गूगल मीट हो, उसका यूज करके और बच्चों को लाइव क्लास भी दे रहे हैं। आज अगर टीचर चाहे तो वो, और मैनेजमेंट चाहे तो वो क्या कर सकते हैं। इतनी कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जिनके ऐप आते हैं और वर्चुअल वीडियोस दे सकते हैं। लेकिन टीचर अपनी खुद की लाइव क्लास दे रहा है। क्यों दे रहा है? वो अपना समय दे रहा है, वो अपनी लाइव क्लास दे रहा है, अपने बच्चों से कनेक्टेड है, क्योंकि वो जानता है, वो टीचर है, अगर मैं कनेक्ट रहूंगा तो मैं अपने बच्चों को पढ़ा पाऊंगा। वर्चुअल वीडियो तो कहीं भी अवेलेबल हो जाएगा। देन उसके बाद फिर वो गूगल क्लासरूम है और कई एन नंबर ऑफ डिफरेंट एप्स है, जिसके थ्रू वो क्वेश्चन पेपर, असाइनमेंट ये भी शेयर करता है। तो ये सभी को समझना पड़ेगा, चाहे वो गवर्नमेंट पार्ट हो, चाहे पेरेंट्स हो, कोई भी हो, कि ये टीचर्स भी अपना काम इस समय में बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। और अगर टीचर्स नहीं परफॉर्म करेंगे तो अनिल जी, आप खुद देखिए कि आज 3 महीना हमारा ये जा चुका है ऑलरेडी एकेडमिक का, आने वाले समय का कोई पता नहीं है, सितंबर अक्टूबर कब हमारे सेशन स्कूल चालू होंगे। तो अगर टीचर ये बोल दे, रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ले, और वो ये कह दे मेरे यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है, मेरे को ये इशू है, मेरे पास मोबाइल में ये फैसिलिटी नहीं है, आप उसका कुछ नहीं कर सकते। अल्टीमेटली सफर कौन करेगा? बच्चे सफर करेंगे। तो वो बच्चे सफर ना करें, इसके लिए कितने अच्छे तरीके से हमारे टीचर्स काम कर रहे हैं। तो डेफिनेटली जो ये इश्यूज आते हैं कि भाई फी नहीं दे रहा, थोड़ा पेरेंट्स को भी इस चीज पे सोचना चाहिए, क्योंकि ये भी तो इंपॉर्टेंट। आज अगर उसको कोई हेल्थ इशू है तो क्या पेरेंट फीस डॉक्टर की नहीं देता? देता है। सेम वे में अगर उसके बच्चे को एक एजुकेशन कंटिन्यूएशन में मिल रही है, तो ये पेरेंट की एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो स्कूल को सपोर्ट करे, टीचर्स को सपोर्ट करे, जिससे टीचर सफर ना करे कि वो पढ़ा भी रहा है और उसको नहीं मिल रहा है, क्योंकि उसको भी सर्वाइव करना। करेक्ट सर, करेक्ट। सर, इसी कॉन्टेक्स्ट में मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि फर्स्ट सेकंड क्लास तक सीबीएसई ने भी बोला है कि होमवर्क नहीं देना है बच्चों, बट स्टिल स्टूडेंट्स आर सफरिंग फ्रॉम दैट, दे आर गेटिंग होमवर्क। और 5th क्लास तक मैं ये समझता हूं कि एक हेल्दी लर्निंग बच्चों के अंदर होनी चाहिए। एक लेख मैंने पढ़ा था कि वी आर नॉट टेकिंग एग्जामिनेशन बिकॉज आवर मोटो इज लर्निंग एंड लर्निंग इज नॉट ए कॉम्पिटिशन। तो एक लर्निंग को कॉम्पिटिशन से जोड़ देते हैं तो वहां पर लर्निंग कहीं ना कहीं इफेक्ट होती है। तो सर, थोड़ा सा इस पर अपने नजरिए से कुछ बताएं ताकि ज्यादा हमें क्लियर हो पाए ये चीज। बिल्कुल।
देखिए अनिल जी, इसमें जो मैं नॉर्मली टीचर्स ट्रेनिंग में और प्रिंसिपल्स ट्रेनिंग में भी बोलता हूँ सभी को, कि जो हम पढ़ाते हैं, पढ़ाना, इवेल्युएशन करना, असेसमेंट करना, और स्पेशली जो आप बात कर रहे हैं छोटे बच्चों की, मैं इस चीज में एग्री होता हूं कि सेकंड थर्ड तक के बच्चों को एग्जाम के प्रेशर पे नहीं डालना चाहिए। yes. हाँ, अब क्योंकि पेरेंट की भी एक्सपेक्टेशन होती है, आज पेरेंट अपने बच्चे को भेज रहा है तो वो चाहता है कि एंड ऑफ द ईयर में उसको रिपोर्ट कार्ड वो होना चाहिए, लेकिन रादर देन एग्जाम उसका असेसमेंट, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट एंड एग्जामिनेशन। वो टर्म बहुत डिफरेंट हो जाती है। एक असेसमेंट का मतलब है आप बच्चे को पूरे साल की उस पर असेस कर रहे हैं, थ्रू आउट द ईयर, राउंड द ईयर उसको असेस कीजिए, एंड ऑफ द ईयर असेस नहीं कीजिए। एंड ऑफ द ईयर जब हम असेसमेंट करते हैं, दैट इज द एग्जामिनेशन। तो जो सेकंड थर्ड तक के बच्चे हैं, इवन एक कुछ पॉलिसी में आना चाहिए कि जिसमें सेकंड थर्ड तक के बच्चों को एग्जाम का प्रेशर नहीं होना चाहिए। राउंड द ईयर टीचर के पास कुछ ऐसे असेसमेंट टूल होने चाहिए जिससे वो जो भी पढ़ाता है उससे वो बच्चे को असेस करता जाए, और एंड ऑफ द ईयर में उसका एक कंसल्टेड फॉर्म बना के रिपोर्ट कार्ड के फॉर्म में दे सकता है। तो ये छोटे क्लासेस तक है। हाँ, थर्ड ऑनवर्ड्स, फोर्थ ऑनवर्ड्स, नो डाउट धीमे धीमे हमारे को उनको एग्जामिनेशन का कंसेप्ट समझाना भी पड़ेगा, क्योंकि बच्चों को आगे चल के फिर बोर्ड एग्जाम में भी अपीयर होना है और आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाना है। बट जहां तक छोटे बच्चे हैं उनको थोड़ा सा इस चीज पे अगर वर्कआउट हम करते हैं, और देखिए अप टू सेकंड तक की पॉलिसी कौन बनाता है? वो स्कूल बनाएगा। तो अगर स्कूल अपनी खुद की भी पॉलिसी बनाएगा, देन देयर इज नो हार्म। School can make their own, they can reform their policy that yes, now we are not going to have any kind of examination up to second standard. We'll do the assessment round the year and then we'll tell them, we'll inform the parent, yes, your child stands over here. तो ये पॉलिसी बनाने का काम स्कूल को भी, हर चीज अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं गवर्नमेंट से या गवर्नमेंट पॉलिसी से, तो ऐसे काम नहीं चल पाता है। यस, थैंक यू सर, गुड सर। सर एक लास्ट क्वेश्चन और मैं आपसे लूंगा कि जब सीबीएसई से हम एफिलिएशन लेते हैं तो सीबीएसई बायलॉज को पूरा करने के लिए बहुत सारी कमेटीज हम स्कूल में बनाते हैं, लेकिन वो कमेटी सिर्फ रजिस्टर्स में बंद होकर रह जाती हैं। कोई भी एक्टिव पार्टिसिपेशन उन कमेटीज का स्कूल्स में नहीं होता है, क्योंकि स्कूल्स को एक्चुअल में पता ही नहीं होता है कि वो कमेटीज किस तरह से रन करेंगी, या पता भी होता है तो इतना टाइम वो उन कमेटीज पे नहीं लगाते हैं। वहां पे भी ज्यादातर वन मैन आर्मी होती है, एक ही डिसीजन मेकर होता है और वही सारे काम करता है। तो कृपया हमारे व्यूअर्स को बताइए कि किस तरह से ये कमेटीज एक्चुअली एक्टिव रह सकती हैं, रन कर सकती हैं, और क्या फायदा है इनको एक्टिव रखने से। यस सर। देखिए एन नंबर ऑफ काफी एक्टिविटीज होती हैं, काफी ज्यादा हमारे ये क्लब्स बनाए जाते हैं, और हमारे जो डिफरेंट एक्ट्स आते हैं, चाहे वो सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट हो, पॉक्सो एक्ट हो, तो इसकी जो कमेटी बनती है, नो डाउट आज हर स्कूल सीबीएसई एप्लीकेशन के लिए कमेटी बना देता है, फाइल बना दी, उसमें कमेटी मेंबर के नाम डाल दिया, और उसके बाद एप्लीकेशन के बाद शायद कुछ स्कूल होते भी होंगे और काफी स्कूल ऐसे हैं जो उस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन वो गलत है। आपको ध्यान होगा गुरुग्राम का केस हुआ था, तो हाँ जी, उसके बाद काफी इस चीज का लोगों को समझ आया कि नहीं, अगर हमारे पास ऐसी सब कमेटी है, हम चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। और हमारे को जो स्टेक होल्डर जो हम बोलते हैं, स्कूल को थोड़ा सा सोच बदलना पड़ेगा। स्टेक होल्डर में पेरेंट्स भी होता है, हम पेरेंट्स को साथ लेके क्यों नहीं चल सकते? आप कमेटी बनाइए, पेरेंट एसोसिएशन कमेटी बनाइए, आप सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी होती है उसको बनाइए, आप पॉक्सो कमेटी बनाइए। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी कमेटीज बनती हैं जिसके अंदर डिसिप्लिन कमेटी होता है, डिसिप्लिनरी कमेटी होती है। इसमें लोगों को जोड़िए, और जोड़ने के बाद आप सबसे पहले अपने टीचर्स को ग्रूम कीजिए, पेरेंट्स को ग्रूमिंग दीजिए कि हाँ, ये कमेटीज किसी अच्छी चीज के लिए है, और उसके बाद उसकी एक रिव्यू मीटिंग होनी चाहिए। मैं बिल्कुल इसमें बिलीव नहीं करता कि कमेटी ऑन पेपर हो। कमेटी अगर है, अगर गवर्नमेंट ने भी प्रिस्क्राइब किया, तो उसकी कुछ रिक्वायरमेंट है, उसकी कुछ नेसेसिटी है कमेटी की। आज अगर स्कूल में कोई भी एक सिंगल छोटा सा केस हो जाता है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? पूरे स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन मैं ये नहीं कहता कमेटी है तो क्राइम नहीं होंगे, लेकिन उसको इन्वेस्टिगेट करना इजी होगा और लोगों में अवेयरनेस बढ़ती है। और अकेला कमेटी बनाने से नहीं, आपने अगर फॉर एग्जांपल आप अपने स्कूल में एक कमेटी बनाते हैं जिसमें आप पेरेंट्स को भी लेते हैं, टीचर्स को लेते हैं, आप अवेयरनेस प्रोग्राम कीजिए, एक कोई पेरेंट्स के लिए सेशन रखिए, उसमें उनको बताइए कि क्या क्या चीजें हैं। तो जब अवेयरनेस बढ़ेगी तो लोग जुड़ेंगे, और डेफिनेटली फिर कमेटी भी रन होगी, और टीचर्स को भी अवेयर कराना पड़ेगा। आज टीचर्स को पता भी नहीं होता कि वो किस कमेटी का मेंबर है, क्योंकि एप्लीकेशन के टाइम में कमेटी बन गया, उसका नाम डाल दिया, तो उसको पता नहीं होता कि ये कमेटी काम क्या करेगी। तो उसको अवेयरनेस देना किसका काम है? वो मैनेजमेंट का और प्रिंसिपल का काम बनता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कमिटीज।
हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। बड़े-बड़े स्कूल्स में तो टीचर्स को, प्रिंसिपल्स को भेजा जाता है कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स के लिए, लेकिन जो छोटे-मोटे प्रोग्रेसिव स्कूल्स हैं, वहाँ के टीचर्स और प्रिंसिपल्स को उतना मौका नहीं मिल पाता है। इसलिए उनको पता भी नहीं चल पाता है कि ये कमिटीज़ किस तरह से काम करेंगी। तो सर जाते-जाते मैं चाहूँगा कि आप हमारे व्यूअर्स को बताएँ कि आप किस तरह की ट्रेनिंग्स और सेमिनार्स, वर्कशॉप्स टीचर्स और प्रिंसिपल्स के लिए रखते हैं और किस तरह से वो उन्हें अटेंड कर सकते हैं या वो सेमिनार्स अपने स्कूल्स में रख सकते हैं? देखिए, हमारा फोकस एरिया स्कूल रहता है जिसमें हम प्रिंसिपल्स को भी ट्रेनिंग देते हैं। मैं सीबीएसई की तरफ से भी रिसोर्स पर्सन हूँ, तो सीबीएसई की भी ट्रेनिंग्स होती हैं और हमारी पर्सनल हमने जो मॉड्यूल्स डेवलप किए हुए हैं उसके बेस पे भी काफ़ी कुछ ट्रेनिंग्स देते हैं। ऑलमोस्ट 50 प्लस मॉड्यूल्स बनाए हुए हैं हमने, जिसपे हम टीचर्स को, प्रिंसिपल्स को ट्रेनिंग देते हैं। और नॉर्मली चाहे वो सीबीएसई का हो, चाहे वो हमारा पर्सनल ट्रेनिंग हो, हमारा कोशिश रहता है कि हम मैक्सिमम उसको दें, जिससे कि उसका, अगर वो सुबह 9 बजे से 4 बजे तक बैठ रहा है, हमारी ट्रेनिंग अटेंड करता है, तो टेक अवे होना चाहिए उसके पास। और उसको अटेंड करने के लिए इवन हमारी तो वेबसाइट भी है और काफ़ी हमको प्रमोशन हम नहीं करते, क्योंकि जितने भी हमारे कनेक्टेड लोग हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो ऑटोमेटिकली सभी के नॉलेज में है, तो वो बुलाते हैं और वहाँ जाके हम अपना बेस्ट टू बेस्ट जो भी है वो ट्रेनिंग देके और उनकी क्वेरीज को सॉल्व करते हैं। हाँ, ये जरूर है कि हम अगर किसी एक मॉड्यूल पे ट्रेनिंग देते हैं तो हम उस पर स्टक नहीं करते। अगर मैं रीमॉडल पे भी दे रहा हूँ या क्लासरूम मैनेजमेंट पे, तो हम बहुत से दूसरे एरियाज को भी हम कवर करते हैं, जो शायद नॉर्मली लोग नहीं चाहते कि भाई अगर हमें किसी एक टॉपिक पे देना है तो उसी टॉपिक पे रहते हैं। हमारा ऐसा है कि अगर हम 9 to 4 किसी स्कूल में हैं और वो टीचर पूरा टाइम हमारे साथ बैठ के दे रहा है, तो ऐसा नहीं है कि उसको सिर्फ पर्टिकुलर एक वही मॉड्यूल है, उससे रिलेटेड बहुत सी चीजें हैं, इवन आरटी से रिलेटेड डिस्कशंस हैं, बहुत सारे स्कूल बायलॉज हैं, हम वो भी डिस्कस करते हैं। तो बस कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा हम अच्छा ट्रेनिंग दें और उसको इम्प्लीमेंट करें और स्कूल्स और बच्चों का बेनिफिट हो। जी सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम एंड योर व्यूज, एक्सपर्ट व्यूज ऑन ट्रेनिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। आई होप हमारे व्यूअर्स को काफी कुछ इस वीडियो से मिला होगा और मैं चाहूंगा कि वो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जो और हमारी टीचर्स कम्युनिटी है, प्रिंसिपल्स हैं, स्कूल लीडर्स हैं, उनको भी ये मैसेज पहुंचे कि किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है, इंपॉर्टेंट है स्कूल्स के लिए। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर खत्म करता हूं और नेक्स्ट वीडियो आने तक जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। थैंक यू।